क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में करंट अफेयर में आज हमारा होगा वीडियो नंबर पहला। जो लेवल 2025 का चल रहा है उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम आपको ये टेस्ट सीरीज पूरा कंप्लीट कराएंगे। जो टोटल टेस्ट सीरीज होगा करंट अफेयर का वो आपका होगा 40, जिसे हम तकरीबन 600 क्वेश्चन कवर करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक बार में करंट अफेयर किसी को याद नहीं होता, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, 2-3 बार देखिएगा, तब जाके पूरा का पूरा हो सकता है आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। अब ये सोचो कि एक ही बार देख लेंगे पूरा याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है एकदम से उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। करा कि बिठूर महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा कि 21 से 23 मार्च 2025 तक कानपुर में इसका आयोजन किया गया है। करा कि इस वर्ष लिखा है, यह महोत्सव उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है। अब आपसे कह रहा कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, सही गलत थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे भाई दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र के साथ हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के सांस्कृतिक विरासत और यूपी के सांस्कृतिक विरासत का सम्मेलन था। तो भाई दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा केवल ए, यानी पहला हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रख लीजिएगा। बिठूर महोत्सव की बात करेंगे तो इसका आयोजन पहली बात तो कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला, कानपुर में किया गया। कब किया गया ये भी आपसे पूछ सकता है, तो भाई याद रखिएगा कि 21 से 23 मार्च 2025 के मध्य में किया गया है। और यह जो है इस वर्ष यह महोत्सव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है कि 28 से और 29 मार्च, 28-29 2 दिन तक हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ विधानसभा में विकसित भारत युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे भी आप याद रखना। यहाँ से पूछ सकता है कि भाई इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो जवाब होगा आपका लखनऊ विधानसभा में किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। कर अगला क्वेश्चन की माँ की रसोई पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य के सरकार के द्वारा किया गया। यानी ये जो स्कीम है, सॉरी ये जो पहल है माँ की रसोई पहल, उसकी स्टार्टिंग किसके द्वारा किया गया है। तो मेरा याद रखिएगा कि यह स्टार्टिंग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, यानी प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब कुछ इसके बारे में भी जान लीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि माँ की रसोई पहल की घोषणा यूपी गवर्नमेंट ने करी हुई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। समय याद रखिएगा कि 10 जनवरी 2025। हो सकता है आपसे पूछे कि माँ की रसोई पहल की शुरुआत कब की गई थी, तो डेट अगर आपसे पूछ लिया तो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए याद रखिएगा 10 जनवरी 2025 ये महाकुंभ जब लगा था तो उसी दरमियान चालू किया गया था। अब इस सामुदायिक रसोई का क्या उद्देश्य है भाई, इसका उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मात्र 9 रुपए में, ठीक है कितना, मात्र 9 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना, यह उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि यार नया चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि कंटिन्यू में इसको 40 सेट तक अपलोड करता रहूं, है ना। मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखना। 16 से 17 फरवरी 2025 के मध्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस का आयोजन किया गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आप देखने को पाओगे कि भैया अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस का आयोजन कहाँ किया गया। डेट याद रखिएगा 16 से 17 फरवरी 2025। तो जब ये समापन होता है महाकुंभ का, उसके बाद प्रयागराज में ये आयोजन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो मेरे पक्षी महोत्सव है, सॉरी मेरे भाई यहाँ सही कर लेना, महोत्सव है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका प्रयागराज, यानी सी हो गया आपका राइट आंसर, है ना। अब जरा सा देखिएगा इसको, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, ठीक है महोत्सव होना चाहिए। इसका आयोजन हुआ है 16 से 17 फरवरी 2025 के मध्य में, कहाँ पे, प्रयागराज में, है ना। अब एक दो पॉइंट और याद रखिएगा, हाल ही में आप जानते हैं 15 से 24 फरवरी 2025 के मध्य में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया गया है, कहाँ पर, वाराणसी में किया गया है, ये बात भी याद रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब में इंपॉर्टेंट है, 22 से 23 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का जो जिला है साथियों पीलीभीत में, यहाँ पर भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। और इस प्रश्न को आप लगाओ इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर
भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तब आपका जवाब होगा साथियों वही पीलीभीत। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? अब देखिए 22 मई 2025 को ये जो आप जानते हैं पहले से योजना चला है अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत मोदी जी ने कुल 103 नए रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। मेरे भाई इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी दूसरा होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जरा समझेंगे 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। मेरे भाई 23 से 24 मई 2025 को भारत मंडपम यानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन भी किया गया। अब जरा से इस प्रश्न को सुनिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा आप इंपॉर्टेंट लगाना। क्या क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछेगा कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? तो आप कहोगे सर इस प्रश्न का जवाब होगा हमारा नई दिल्ली। मेरे भाई नई दिल्ली में आप जानते हो बना है सरकार मतलब मोदी जी के गवर्नमेंट में भारत मंडपम, और यहाँ पे जो है साथी आयोजन किया जाता है। तो अभी नई दिल्ली में बना है भारत मंडपम, वहां पर है, वहीं पर आयोजित किया गया राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इसकी अध्यक्षता ने उद्घाटन किसने करी हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी हुई है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी काम अपना चल जाएगा। अरे भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 4 मई 2025 को विश्व श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स, जिसे आप बोल सकते हो WAVES, ठीक है, विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? यानी इसका ये पहला एडिशन है। तो भैया इसे याद रखेंगे, जो जियो वर्ल्ड है मुंबई में, है ना, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। क्या? किसका? विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। इसके साथ साथ एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी याद रखिएगा आप लोग, है ना, इसे ध्यान रखिएगा कि 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले में, कहां पर? गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में मतलब इसका आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का? तो मेरे भाई आयोजन किया गया है गोरखपुर जिले में। कब किया गया है ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा, 11 से 13 मार्च 2025 को, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है? यानी भारत कौन से स्थान पर इस रैंक में, ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में हमारा जो भारत है वह 36वें स्थान पे है। यानी प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी दूसरा। ठीक है, अब जानते हैं कि यह जो सूचकांक है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, यह अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला ही बात आप याद रखिएगा कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जारी कौन करता है? अगर ऐसा सवाल आएगा तो जवाब होगा अंकटाड। इस सूचकांक में भारत साथी 170 देशों में 36वें स्थान पर है। मेरे भाई इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 170 देश में भारत जो है 36वें स्थान पर है। यह जो सूचकांक है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, की तैनाती, कौशल अनुसंधान विकास, औद्योगिक क्षमता, वित्त तक पहुंच जैसे कारकों के आधार पर देश का मूल्यांकन करता है। हालांकि पिछले तुलना में यानी 2022 की तुलना में 2025 में अगर आप देखेंगे तो भारत प्रोग्रेस किया है इस वाले सूचकांक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रायसीना डायलॉग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन प्रतिवर्ष नई दिल्ली में ही किया जाता है, ऐसा कह रहा है। इस बार के आयोजन समारोह के मुख्य अतिथि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे। आपसे पूछ रहा है सही विकल्प का चयन करिए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा एक बात हमेशा, यहाँ पर ये विकल्प आपका हो जाएगा गलत, है ना। आप ध्यान रखना कि रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में ही प्रतिवर्ष हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार जो है यहाँ पे मुख्य अतिथि
वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो नहीं है साथी, है ना। तो इस कार्ड से सही जवाब आपका हो जाएगा केवल एक, यानी प्रश्न का जवाब होगा आपका ए, पहला वाला। और कोई आपके डाउट होंगे तो प्लीज कमेंट करना, नो डाउट उसे तुरंत हम बताएंगे, है ना। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कब किया गया? तो जवाब होगा 17 से 19 मार्च 2025 के मध्य किया गया। क्या बात सही है? ठीक है। यह इस डायलॉग का कौन सा संस्करण था? तो मेरे भाई यह इस डायलॉग का 10वां संस्करण था। ये बात भी सही है। इसका उद्घाटन कौन किए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रतिवर्ष नई दिल्ली में मनाया जाता है। यहाँ तक तो सही है। अब बात आ जाती है कि भाई इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो क्रिस्टोफर लक्सन है, भैया यह थे आपके मुख्य अतिथि। ठीक है, कंप्यूटर महोदय लिखना भूल गए, कोई बात नहीं है। मुख्य अतिथि कौन थे? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। तो भाई न्यूजीलैंड को थोड़ा ध्यान में देख लीजिएगा आप लोग, है ना, एक बार मैप के अंदर देख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्रिस्टोफर लक्सन, इन्हें थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। रायसीना डायलॉग 2025 का थीम है काल चक्र, जन शांति और ग्रह। इसकी शुरुआत विदेश मंत्रालय द्वारा 2016 मतलब से शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत विदेश मंत्रालय द्वारा 2016 से किया गया था। ठीक है, से किया गया था। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया कथन पे विचार करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे भाई यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इस बार आपके सही है। तो आपका जवाब होगा सर 1 और 2 दोनों सही है, यानी करेक्ट आंसर आपका कौन सा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो अभी आपने देखा रायसीना डायलॉग आपका नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, क्रिस्टोफर जो है लक्सन आए हुए थे, न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति जी हैं, सॉरी, तो वो आए हुए हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे क्रिस्टोफर लक्सन। डायलॉग का थीम क्या है भैया? तो काल चक्र, जन शांति और ग्रह। इसकी शुरुआत तो आप जानते हैं, इसकी शुरुआत 2016 में शुरू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने इसकी स्टार्टिंग करी हुई है। रायसीना डायलॉग का आयोजन कौन कराता है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, ओआरएफ के द्वारा साथियों इसको कराया जाता है, आयोजित किया जाता है, और विदेश मंत्रालय करता है ओआरएफ के सहयोग से। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोमानिया देश के राष्ट्रपति हैं? यानी जो यह देश रोमानिया है, वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दिया हुआ है निकोसूर डैन। तो निकोसूर डैन यहाँ के नहीं है, है ना। बाकी निकोलस मादुरो, निकोलस मादुरो यह जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, निकोलस मादुरो अगर देखा जाएगा साथी तो यह वेनेजुएला से इनका संबंध है। निकोसूर डैन यही साथी रोमानिया के ही राष्ट्रपति हैं, सही है, ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, निकोसूर डैन, इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ए, क्योंकि जो निकोलस मादुरो हैं, आप जानते हैं निकोलस मादुरो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, है ना। और जेवियर मिलेई की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इनका संबंध तो अर्जेंटीना से है। जबकि जोरान मिलानोविक की अगर देखा जाएगा तो ध्यान नहीं आ रहा, जोरान मिलानोविक, आप लोग कमेंट करना कि ये कहाँ के राष्ट्रपति है, मुझे भी ध्यान इनका नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, लेकिन निकोसूर डैन यहाँ पे हो जाएगा, यह जो है साथी रोमानिया के राष्ट्रपति। अब थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे जुलाई 2025 के अनुसार रोमानिया में तो निकोसूर डैन है, जबकि निकोलस मादुरो वेनेजुएला से हैं। अर्जेंटीना में जेवियर मिलेई हैं, लिथुआनिया के हैं गितानबस नौसेदा, आइसलैंड के हैं हल्ला टॉम्स डॉटिर, जबकि जॉर्जिया के हैं मिखाइल कैवेलसिवली, नामीबिया के हैं नेटुम्बो नदी नदेतनवा। अगर इस वीडियो में आप नहीं बता पाएंगे तो अगले वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है। लोग ज्यादातर इसको नहीं देख के जाते हैं और एक आध क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर वही गलत हो जाता है। ठीक है, पर गलत नहीं करेंगे, अगर नहीं आएगा तो स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, पर गलत करके मत आइएगा, तुक्का बिल्कुल नहीं। ठीक है, 6 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, 6 मई 2025 को जिसे जारी किया गया, इसमें पूछ रहा है कि भैया भारत की रैंकिंग कितनी है। तो आप जानते हैं साथी इसमें भारत की रैंकिंग वो 130वीं है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका सी होगा राइट आंसर। आप जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक में इस बार भारत जो है वो 130वें स्थान पे है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस वर्ष के सूचकांक में साथी आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो जवाब होगा आपका आइसलैंड, इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं कि 4 से 7 मई 2025 को एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की
58वीं वार्षिक बैठक में निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया था? तो साथियों आपको बताएं, जब बैंक वैंक की बात आती है तो जाहिर सी बात है वित्त से संबंधित है, तो वित्त मंत्री ही गई थी, निर्मल जी सीतारमण, है ना। तो एक ए हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। मेरे भाई बात करेंगे इस डीबी की 58वीं बैठक की, तो भैया इसका आयोजन कब किया गया? तो समय होगा 4 से 7 मई 2025 को। कहाँ पे किया गया? तो आपका जवाब होगा साहिब इटली में। और एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भैया ये अध्यक्ष है आपका मासंतो कांडा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करिएगा कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था। डेट के साथ आप इसका कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, पर कमेंट जरूर करेंगे ताकि इससे आपको याद हो जाए। यहीं पर हम बात करेंगे 15 अप्रैल 2025 को क्या हुआ भैया? जो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं अजय भूषण पांडे। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना है कि एआईआईबी का गठन कब किया गया था। ये दोनों प्रश्न मेरे आपसे है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन दोनों प्रश्न का जवाब जरूर देंगे कि एशियाई अवसंरचना विकास बैंक का गठन कब हुआ था, और लगे हाथों वहीं पर अगर नोट कर देंगे कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ पे है, और इसी तरह से एडीबी का गठन कब किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बात बन जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, यह देखो भारत की पहली है नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक डॉल्फिन की गणना की गई है? तो मेरे भाई अब आपको जान के हैरानी होगी, भैया डॉल्फिन की गणना हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किया गया, यानी प्रश्न का सही जवाब होगा साथी ए, यानी पहला होगा इसका राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 मार्च 2025 को जब दुनिया मना रही थी विश्व वन्य जीव दिवस, तो उस दरमियान प्रधानमंत्री ने देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन यानी 2397 डॉल्फिन देखने को मिले। दूसरे स्थान पे आप देखेंगे डॉल्फिन तो बिहार में है, तीसरे स्थान पे डॉल्फिन पश्चिम बंगाल में, और चौथे स्थान पे डॉल्फिन के मामले में हमारा असम राज्य देखने को मिलता है। डॉल्फिन नदी में रहती है, ऐसे ही काउंटिंग कर लिया गया है, आप थोड़ा ध्यान रखना डेटा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। करा की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन है? अब देखिए आप जानते हैं कि जो इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जिसे हम ISFR के नाम से जानते हैं, यह प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी किया था, यानी 2021 में जारी किया गया था और इस बार इसे जारी किया गया है कब? 2023 में। और इसमें जानते हैं हम लोग जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ठीक है। वनों का क्षेत्रफल जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है वहां पे सबसे ज्यादा है साथी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह आपका हो जाएगा बी, यानी दूसरा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आखिर में वन स्थिति रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इस बार यह साथियों इसका 18वां संस्करण है और यह 2 वर्ष पे जारी किया जाता है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। रिपोर्ट के अनुसार देश के यानी भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में है, तकरीबन 77,000 से 73 वर्ग किलोमीटर, यानी 77,073 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आप देखेंगे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर राज्य में मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे वन क्षेत्र के मामले में तो साथियों हमारा छत्तीसगढ़ राज्य पड़ता है। हालांकि हमारे कुल 40 सेट हैं, तो 40 सेट में इनसे लगभग में हर सेट में हम आपको इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट के जो डाटा है उसे डालते रहेंगे, जो नए नए डेटा है वो सब आते रहेंगे ताकि दिक्कत ना हो पेपर में, आप आराम से चीजों को समझ पाए, ठीक है। मेरे भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी हल्दी आप जानते हैं टर्मरिक, इसका उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है, ठीक है। अब देखेंगे हल्दी को, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि भैया हल्दी जो है उसे हम गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? कह रहा है सही विकल्प का भाई चयन करना है। तो मेरे भाई यहाँ पे दोनों विकल्प आपके सही हैं, आप भी जवाब सही मार्क है ना, सी। आप जान के हैरान होंगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी जो टर्मरिक है उसका उत्पादक भी है, लेकिन उसके साथ साथ उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। तीनों में हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे हैं हल्दी के मामले में मेरे भाई, है ना। तो विकल्प आपका कौन सा जवाब होगा? सी होगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। अब जानते हैं अभी हाल ही में आप देखेंगे 14 जनवरी 2025 को, क्या 14 जनवरी 2025 को एक नया बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। तो मेरे भाई राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ पे बनाया गया? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। पर आप जानते हैं कि हल्दी का उत्पादन नई दिल्ली तो करता नहीं, इस कारण से इसका जो मुख्यालय बनाया गया वह निजामाबाद दक्षिण भारत में, यानी निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है।
इसके पहले अध्यक्ष, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष पहले अध्यक्ष श्री पल्ले गंगा रेड्डी साहब हैं। इनको आप थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, है ना। हल्दी को आप जानते हैं गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है, ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। इस पॉइंट को साहिब आप याद रखना। बढ़ते अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि हमने कहा 15-15 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, क्योंकि डेली हम आपको ये कराएंगे, इसके साथ साथ ज्योग्राफी और इसके साथ साथ हिस्ट्री, 2 जीएस का एक ही है। पूरा का पूरा मेरी कोशिश है कि अच्छा परसेंटाइल आप उठा पाओ, ठीक है भैया। मेरे G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023, अब ध्यान रखना ये बात 2023 की हो रही है साहब। 2023 में किस देश में आयोजित किया गया? तो जानते हैं पूरा भारत धुआं धुआं हो रहा था, गुब्बारा उड़ा था पूरे भारत में। तो भैया ये पूरे भारत में आयोजित किया गया, आपको पता होगा। G20 बहुत चर्चा में था 2023 में, धूम 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 मच रहा था भारत में, है कि नहीं है? तो मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा बी। संस्करण कौन सा था भारत में जब हुआ था? तो 18वां। तो भैया मेरे 19वां भी तो हुआ होगा, जाहिर सी बात है हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा अभी हाल ही में 18 से 19 नवंबर 2024 को G20 का 19वां शिखर सम्मेलन मनाया गया। कहाँ पे? वही रियो डी जनेरियो, ब्राजील में। आप जानते हैं रियो डी जनेरियो काहे के लिए फेमस है? विश्व पृथ्वी सम्मेलन दिवस 1992 वाली घटना तो आपको याद ही होगी, है ना। तो भैया रियो डी जनेरियो में किया गया G20 का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजन। तो जाहिर सी बात है ब्राजील के राष्ट्रपति जी सम्मान में आएंगे ही। तो लुइज इनासिया लूला डी सिल्वा, तो भैया डी सिल्वा का नाम याद रखिएगा, ब्राजील से है, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। अब 19वें सम्मेलन का ध्येय वाक्य यानी मोटो क्या था भैया? ठीक है, मोटो क्या था? तो एक न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। तो ये था। आप एक बार और वीडियो देखना, इस बार स्पीड बढ़ा के देखना, फिर 2-3 दिन बाद फिर से स्पीड बढ़ा के देखना, यकीन मानना आपका ये सेशन तैयार हो जाएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।